आज मैं विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में संगम के दो पुत्रों हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तत्कालीन जो मुस्लिम कह सकते हैं कि कट्टरता का जो समय है, जिस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार इस देश में प्रारंभ हुआ और इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ था, उस युग में जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, उन्होंने जिस तरीके से वैष्णव धर्म अपनाकर और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, वो वास्तव में बेमिसाल है। अपने 300 वर्षों के लंबे शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने वैष्णव धर्म का पालन करते हुए और दूसरे धर्मों के साथ सहिष्णुता का परिचय देकर दुनिया के लिए मिसाल स्थापित की। बारबोसा कहता है कि शासक का आदेश था कि राज्य में किसी से यह न पूछा जाए, राह चलते व्यक्ति से या कहीं किसी स्थान पर बैठे व्यक्ति से यह कोई नहीं पूछ सकता था कि वह मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है या हिंदू है। तो कह सकते हैं कि उस युग की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और विजयनगर साम्राज्य जिस तरीके से मुस्लिम साम्राज्य के लिए एक चुनौती बना, पड़ोसी देश जो बहमनी साम्राज्य जिसकी स्थापना 1346 में हुई थी, उसके बीच में लगातार संघर्ष भी चलता रहा। लेकिन इन संघर्षों के बीच भी 300 वर्षों का जो लंबा विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में जिस तरीके से उन्नति हुई, उसकी सारी दुनिया में चर्चा हुई। और विदेशी यात्रियों निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेज, बारबोसा जैसे लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा की है और बड़ा चमत्कृत महसूस करते हैं अपने आप को अपने यात्रा वृत्तांत में, अपनी पुस्तकों में। जिस तरीके से विजयनगर साम्राज्य के शासन व्यवस्था को, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के समाज को जिस तरीके से उन्नत अवस्था में देखा, तो उनके लिए एक अचंभित करने वाली वस्तु बन गई थी। तो 4 राजवंशों ने इन 300 वर्षों में शासन किया। इसमें संगम, सालुब, तुलुब और अरविदु, ये 4 राजवंश हैं। लेकिन तुलुब वंश का जो शासन है 1506 से 1570 तक, वास्तव में वो शांतिकाल का समय है। और राजा कृष्णदेव राय की जो उपलब्धियां हैं वो वास्तव में बड़ी विलक्षण हैं। अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो संपूर्ण राज्य में बारबोसा कहता है कि नगर विस्तृत और घना बसा हुआ था। व्यापार केंद्र थे, हीरे, पीकू के लाल, चीन और सिकंदरिया का रेशम, कपूर, सिंदूर, कस्तूरी तथा मालाबार का काली मिर्च, ये व्यापार का मुख्य विषय था और दुनिया में ये निर्यात किया जाता था। ये बहुत बड़ी चीज है। लोग आमतौर पर धनवान थे, समृद्ध थे, सामान्य लोग भी सुखी थे। उनके बीच में जिस तरीके से अभाव उत्तर भारत में दिखता है, वहां नहीं दिखता था, क्योंकि उत्तर भारत जिस तरीके से ये भी है कि बाह्य आक्रमणों का सामना किया है, जो पीड़ा झेली है, जो लूटपाट झेला है, तो कहीं न कहीं ये गरीबी जैसी स्थिति हमेशा रही है। और कमजोर जो सामान्य व्यक्ति है वो कहीं न कहीं कमजोर रहा। लेकिन दक्षिण भारत इन सब मामलों में अशांत नहीं था, तो राजनीतिक उथल पुथल न होने का भी एक प्रभाव था कि जो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य है वो समृद्धशाली दिखाई पड़ता है। और विदेशी यात्रा वृत्तांत में इसकी जो चर्चा है वो बढ़ चढ़कर और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन सकी। तो अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो हिंद महासागर के द्वीपों मलाया द्वीपमाला, बर्मा, चीन, अरब, ईरान आदि देशों में, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल से बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली सामुद्रिक मार्ग से उनका प्रवेश भी शुरू 14वीं 15वीं शताब्दी में हो चुका था। हम जानते हैं कि जिस तरीके से ये 15वीं 16वीं शताब्दी से पूर्व की स्थितियां जो हैं, तो वास्तव में उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व से ही आमतौर पर जो विदेशी व्यापारी या विदेशी आक्रमणकारी आए थे, सामुद्रिक मार्ग की खोज जब से प्रारंभ हुई, तो वास्को डी गामा वगैरह की चर्चा की जाती है कि जिस तरीके से सामुद्रिक मार्ग इन्होंने खोज लिया, तो बड़ी संख्या में यूरोपीय शक्तियों ने आवागमन शुरू किया। इससे विजयनगर साम्राज्य का जो प्रभाव है और व्यापारिक जो केंद्र बन सका, उसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है अर्थव्यवस्था को उसको मिला था। और जो चीजें वहां थी उनका व्यापार भी हो सका था। तो दक्षिण अफ्रीका, अबिसीनिया, पुर्तगाल से भी अच्छा व्यापार था। वस्त्र, लोहा, सोरा, शक्कर व मसाले का निर्यात यहाँ के शासक, यहाँ के व्यापारी करते थे। घोड़े, हाथी, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम व मलमल का आयात किया जाता था। विदेशों से इसको इंपोर्ट करते थे। अपना एक छोटा सा जहाजी बेड़ा भी इन शासकों के पास था। ये
उस युग के लिए और भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ी घटना थी कि जहाजी बेड़ा होना। सोने व तांबे के सिक्के इनके यहाँ प्रचलन में थे। साधारण जनता ये भी था कि धनाढ्य व्यक्ति, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा जाता है कि पादरी पूजा करते हैं, सरदार लड़ते हैं और करों का बोझ जनता उठाती है, तो वही उक्ति यहाँ भी लागू होती है। जो साधारण जनता है, कर का बोझ आमतौर पर उसी के लिए जो है बर्डन था, उस पर भार की तरह था, लेकिन फिर भी जो आम जनता है उस मजे में थी, सुखी थी, ये हम कह सकते हैं। वहाँ की शासन व्यवस्था है उसकी बात करें तो जो शक्ति केंद्र है, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द स्टेट, न्यायिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, हर दृष्टि से राजा ही सेंटर ऑफ द स्टेट होता था। मोनार्की के बारे में हम लोग जानते हैं कि राज शक्ति कब तक है, जब तक कि राजा को डिवाइन गिफ्ट न माना जाए। दैवी अधिकार युक्त जब हम राजा को करेंगे तभी राजा शक्ति संपन्न हो पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है कि विधि का रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है कि एक व्यवस्था लागू है, उसके अंतर्गत काम करना है देश के शासक को। वहां तो यह है कि राजा को अपने को महत्वपूर्ण सिद्ध करना है, कहीं न कहीं ऐसी उपलब्धियों का अपने ऊपर जो है निरूपण करना है, ऐसी वंश परंपरा से जोड़ना है। बलबन जैसे साधारण व्यक्ति ने भी ईरानी तुर्क जो है उससे अपने को जो जोड़ लिया था और अपने आप को जो है महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया था। तो इस तरीके के प्रयास हमेशा शासकों द्वारा अपने राजत्व को मजबूत करने के लिए किए जाते रहे। तो राजा की शक्ति का जो केंद्र था वो राजा था। राजा को उदार होना चाहिए, उदारता का परिचय भी इन विजयनगर के शासकों ने दिया। विचारवान होना चाहिए। कृष्णदेव राय की चर्चा करूंगा। कृष्णदेव राय की चर्चा प्रशा के फ्रेडरिक महान से की जाती है। फ्रेडरिक महान इनलाइटेंड डिस्पोर्ट शासकों में, उद्बुद्ध प्रबुद्ध शासकों में माना जाता है। तो उसकी चर्चा कृष्णदेव राय की तुलना की जाती है प्रशा के फ्रेडरिक महान से। उसने अपनी पुस्तक भी कृष्णदेव राय ने लिखी थी, अमुक्त माल्यदा। इसमें धार्मिक दृष्टि, धर्म दृष्टि होनी चाहिए, उसमें बहुत विस्तार से, जैसे चाणक्य ने जो है विष्णुगुप्त ने चर्चा की है कौटिल्य में, तो राजा की जो कर्तव्य है वो बताने का प्रयास उसने किया है कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, आसपास दक्ष लोग होने चाहिए। और जो वहाँ उनका मंत्रिमंडल हुआ करता था उसमें भी 6 से 8 मंत्रियों की बात ये इतिहासकार या जो यात्रा वृत्तांत देने वाले लोग हैं अपनी पुस्तकों में करते हैं। मंत्रिपरिषद में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग जो है, अन्य जातियों के लोग, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते हैं। प्रांतीय सरकार होती थी, केंद्रीय सरकार के नीचे 6 प्रांतों में आमतौर पर, कई जगह और अन्य तरह का वर्ण है, लेकिन सर्वमान्य बात यह है कि 6 प्रांतों में विजयनगर साम्राज्य विभाजित था। और सूबेदार वहां का जो प्रांताध्यक्ष था वो राज परिवार का ही होता था, कोई नायक कहते थे, राज परिवार का सदस्य होता था, नियरेस्ट टू मोनार्क, राजा के करीबी व्यक्ति हुआ था। फिर स्थानीय शासन पर अगर हम आए तो प्रांत, फिर उसको जिलों में, फिर गांवों में, फिर उसका जो नियंत्रण करता था वो महानायकाचार्य कहा जाता है। जो केंद्रीय सरकार से जो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता था उस पदाधिकारी का नाम था महानायकाचार्य। फिर गांव में ग्राम स्तर के पदाधिकारी भी हुआ करते थे, लेखक है, तौला है, चौकीदार है, और इस तरीके से कई और जो है, बेगार का चौकीदार, चौधरी, इस तरीके के नाम जो है दिखाई पड़ते हैं जो उस समय के व्यवस्था का हिस्सा थे। वित्त व्यवस्था की बात करें, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो भू राजस्व कैसे लिया जाए, तो इसमें 4 तरीके से बांटा गया था, उसको 4 तरीके से उसको अलग अलग डिवाइड किया गया था कि सिंचित भूमि, 4 अलग अलग वर्गों में संपूर्ण क्षेत्र को बांटकर कर वसूली का प्रोविजन उनके यहाँ प्रावधान था विजयनगर शासकों के अंतर्गत। यानी भू राजस्व अगर लेना है तो सिंचित, शुष्क भूमि, उद्यान व वन, और इन्होंने 6ठा हिस्सा लिया। जबकि जो संपूर्ण मुस्लिम राज्य है, हम जानते हैं कि 1/3, 1/2, अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 लिया था, कोई 1/4 लेता है। लेकिन राजपूत कालीन शासन व्यवस्था के को आधार बनाते हुए इन विजयनगर शासकों ने जो किसान है उससे राज्य कर के रूप में, राजस्व के रूप में उसकी पैदावार का 1/6 लिया। चरागार, चूंकि बहमनी राज्य से बराबर एक जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, बराबर युद्ध चला करते थे, तो कुछ कर और भी लगा दिए थे, जैसे चरागार, विवाह कर, ये नई चीज थी, मैरिज टैक्स, बहिशुल्क, बाहर से आने वाले लोगों, उद्यान व दस्तकारी पर शुल्क, और जो कर था वो नकद और उपज यानी कैश और काइंड दोनों में लिया जाता था। सेना की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय की चर्चा मैं फिर करूंगा।
जो तुलु वंश राजवंश का शासक है। 1509 से 1520 वर्ष का समय है, लेकिन बड़ी संबद्धता और बड़ी समृद्धि का समय है। बड़े निर्माण भी उसने अपने समय में किए थे। तो अगर कृष्णदेव राय के सैनिकों की चर्चा की जाती है तो कहते हैं 3600 3006 अश्वारोही थे, यानी घुड़सवार थे, 7 लाख पैदल, 651 हाथी, तोपखाना भी अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ना शुरू हो गया था। न्याय की अगर बात करें तो न्याय का स्रोत, जैसा कि मैंने बताया कि राजा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, राजा ही पूरे जो है राज्य का केंद्र बिंदु है। तो राजा जो है न्याय का स्रोत होता था। पंचायतें जो नीचे के स्तर पर, ग्राम स्तर पर आवे, तो पंचायतों को बहुत से अधिकार थे दंड देने का। दंड विधान बड़ा कठोर था, दंड देने में किसी तरीके की रियायत नहीं की जाती है। धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा मैंने की थी कि वास्तव में ये वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग थे। और जैसा कि बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि बारबोसा वो कहता है कि ये कोई राज्य में पूछता नहीं था कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, क्या हिंदू हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के, जो संक्रमण काल कह सकते हैं, कि जिस तरीके से भारत में धर्म के नाम पर या जो है राज्य स्थापित हुआ था, तो वहां धर्म की चर्चा ज्यादा शुरू हो गई थी और एक विशेष धर्म को स्थान राज्य में मिलना शुरू हो गया था। तो इस राज्य में अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो वास्तव में एक विलक्षण बात थी और अपने आप में एक उदाहरण था। तो विजयनगर शासकों के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। समाज की बात करेंगे, समाज बड़ा सुसंगठित कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड था। स्त्रियों को ऊंचा स्थान मिला हुआ था, लेकिन दहेज प्रथा, सती प्रथा इस तरीके का प्रचलन में था। खाने को अगर भोजन की बात करें अगर सामाजिक जीवन में, तो गाय और बैल का मांस छोड़कर सभी प्रकार के जो है भोजन वो लोग मांस का प्रयोग करते थे सामान्य लोग। कला और साहित्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका उस समय के तत्कालीन समाज में अदा की है इन शासकों ने, जिसमें विशेष रूप से कृष्णदेव राय ने बहुत बड़ा आश्रयदाता था। उस समय बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था। अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक में उसने बड़े विस्तार से राजनीति की और राजव्यवस्था के बारे में चर्चा की है। इसी तरीके से संस्कृत, तेलुगु और तमिल और कन्नड़ को प्रोत्साहन देने का कार्य इन शासकों ने, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने विशेष तौर पर किया। मंदिरों के निर्माण के बारे में बात करें अगर, तो विठल दास मंदिर का निर्माण जो है उसके समय में हुआ। फिर हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के समय में, हजारा मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था, जिसमें चित्रकला, संगीत और अन्य क्षेत्रों में संरक्षण दिया गया। जो वेदों के भाष्यकार हैं, बड़ा मशहूर प्रसिद्ध नाम है सायण, और उनके भाई माधव विद्यारण्य, इनको संरक्षण भी उस काल के शासकों के समय में, कृष्णदेव राय के समय में मिला था। और उन्होंने बहुत सी वेदों पर जो है बड़े बड़े काम किए थे। तो ये तो मूल रूप से अब आप देखें कि अर्थ, समाज और इन सब चीजों की बात है। जो विदेशी यात्रा वृत्तांत है उसमें अगर एक दो नाम हम लें, निकोलो कोंटी जो इटली से 1420 में आया था। निकोलो कोंटी कहता है कि नगर की परिधि 60 मील थी और 90,000 अस्त्र शस्त्रधारी रहते थे। तो नगर की परिधि के बारे में आप कल्पना कर सकते, 60 मील परिधि और 90,000 अस्त्र शस्त्रधारी होना तो संपन्नता का और वास्तव में समुन्नत व्यवस्था का एक कहीं न कहीं प्रतिबिंब है। अब्दुल रजाक 1442-43 में ईरानी है आया, उससे बताया कि बड़ा अच्छा और सुंदर नगर विजयनगर जो है बसा हुआ था और यहाँ राजदूत के रूप में ईरानी काफी दिन हो रहा था। इसी तरीके से पुर्तगाली है डोमिंगो पेइज, ये जो है कहता है कि भारी कोष था, राजकोष बड़ा मजबूत था, बड़ा पैसा था, हर जात व हर धर्म के लोग यहाँ निवास करते थे। ये भी एक बड़ी उपलब्धि कि वहाँ निवास करने वाले लोगों में केवल हिंदू ही नहीं थे, विदेशी भी थे और भारत के अन्य जातियों के लोग भी वहाँ के निवासी थे। बहुमूल्य वस्तुएं आमतौर पर प्रचलन में थी और लोग जो श्रृंगार महिलाएं या स्त्री पुरुष करते थे उसमें कहीं कहीं संपन्नता दिखाई पड़ती थी। और बारबोसा जो 1516 में आया था तो कहता है नगर बड़ा विस्तृत घना बसा हुआ था, व्यापार केंद्र बड़े चालू स्थिति में थे। हीरे पीगू के लाल, चीन और सिकंदरिया का रेशम, कपूर, सिंदूर, कस्तूरी व मालाबार की काली मिर्च ये बड़ी प्रसिद्ध थी। तो 300 वर्षों के लंबे समय में एक कह सकते हैं कि 300 वर्षों बाद ये इतिहास में विलीन अवश्य हो गए, लेकिन ऐसी छाप छोड़ गए कि सारी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि हुई। इनकी समुन्नत राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का जो प्रभाव था वो सारी दुनिया में, विदेशी चूंकि बड़ी संख्या में रह रहे थे और उनका आवागमन था समुद्रिक मार्गों से, तो यह दिखाई पड़ता है
चर्चा की जाती है पतन क्यों हो गया, पतन के कारण। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण था पड़ोसी देश बहमनी साम्राज्य से संघर्ष। एक मुस्लिम राज्य उसी समय 1336 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और 1346 में बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम राज्य की दक्षिण भारत में स्थापना हुई थी। तो उनके बीच में जो संघर्ष है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं आ पाए विजयनगर साम्राज्य के शासक, क्योंकि बराबर युद्ध चला करता था, तो शांति काल नहीं देख पाए। थोड़ा सा समय मिला था केवल तुलुक राजवंश के शासकों के समय कि थोड़ा सा अपने आप को विकसित करने में और शांतिपूर्वक और अन्य चीजों पर ध्यान देने में वो समय दे पाए थे। फिर सैनिक दुर्बलता, जैसे राजपूत शासन व्यवस्था में कहा जाता कि राजपूत तुर्कों से क्यों हार गए, तो जो पुरातन व्यवस्था है यानी कि एक बहुत कट्टरता से उन्हीं बातों को, कोई नई युद्ध कला सीखने का कोई प्रयास नहीं, नई टेक्निक का कोई प्रवेश नहीं, इन्हीं सब के कारण तर्क जीते थे। तो वही स्थिति विजयनगर शासकों की थी, जो पुरातन युद्ध कला है उसके पोषक थे और नई युद्ध कला को सीखने का प्रयास उन्होंने नहीं किया था। फिर बार बार राजवंशों का जो अलग अलग राजवंश, 4 राजवंशों ने शासन किया है संपूर्ण दिल्ली 300 वर्षों में विजयनगर शासकों में, तो इनमें भी कई शासक आए गए और उनमें संघर्ष हुआ। सत्ता के लिए संघर्ष एक स्वाभाविक घटना थी, तो इसका परिणाम था अंतरकलह भी एक बहुत बड़ा कारण बना। फिर इनके विरुद्ध संपूर्ण मुस्लिम संघ खड़ा हो गया, इसका भी सारे मुस्लिम जो राज्य थे वो इसका विरोध करते थे, तो पतन का एक कारण ये भी था। फिर सेना में मुसलमानों की संख्या भी थी, चूंकि ये वैष्णवपंथी होने के बावजूद भी ये सबको लेके चलने की बात करते थे। कट्टरता का कोई व्यवहार इनके स्वभाव में नहीं था इन शासकों में, तो ज्यादा संख्या में मुसलमान सैनिकों का होना भी इनकी एक कमजोरी थी। और फिर विजयनगर और पुर्तगाल, जो पुर्तगीज हैं, उनके बीच भी संघर्ष करते हैं। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गोवा का गवर्नर बन के आया था, शासक बन के आया था, तो उसके साथ जो तालमेल न बैठ पाना, पुर्तगालियों के साथ समन्वय न स्थापित हो पाना, यह भी एक कारण बना। और इसे पश्चिम में पुर्तगाल की राजनीतिक सत्ता का धीरे धीरे जिस तरीके से प्रादुर्भाव हो रहा था, तो वो भी एक कमजोरी की तरह दिखता था। फिर 1565 का जो तालीकोटा का युद्ध है वो वास्तव में पतन का सबसे बड़ा कारण बना। धन्यवाद।